नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के पास माध्यस्थम के निर्णयों यानी आर्बिट्रल अवार्ड्स में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। भारत की सहायता से फ्यूजन रिएक्टर परियोजना ITER ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। वैज्ञानिकों ने लकवाग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI प्रणाली विकसित की। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मॉनसून की परिवर्तनशीलता से बंगाल की खाड़ी के समुद्री जीवन को खतरा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े हुए मुख्य बिंदु समझ लेते हैं। डिजिटल नो योर कस्टमर यानी KYC मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हो। आपको बता दें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने KYC प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है। दूसरा है मौलिक समानता के सिद्धांत को लागू करना। डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्याय संगत दोनों होना चाहिए। यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, जिसके तहत डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा है राज्य का दायित्व। संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। बात करें समावेशी डिजिटल पहुंच के महत्व की, तो इसमें आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच, ग्रामीण शहरी विभाजन में कमी, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म्स और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे लोगों का शामिल होना आदि है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय भी देख लेते हैं। साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघवाद 2017 में सर्च इंजनों को जन्म पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। तथा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 मामले में इंटरनेट के माध्यम से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A तथा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1G के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को मंजूरी दी। हाल ही में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने को मंजूरी दी। भारत में जनगणना की स्थिति को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघीय विषय है। यह अनुसूची 7 के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69 में शामिल है। जनगणना अधिनियम 1948 जनसंख्या की गणना आयोजित करने की योजना और जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। आइए अब जनगणना में जातिगत गणना का महत्व भी जान लेते हैं। पहला है न्यायिक आवश्यकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघवाद 1992 में निर्णय दिया था कि राज्य को किसी वर्ग के पिछड़ेपन की स्थिति का निर्धारण उचित मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ तरीके से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह के निष्कर्ष विशेषज्ञों के एक स्थायी निकाय द्वारा समय समय पर समीक्षा के अधीन होने चाहिए। अगला है सामाजिक न्याय। जातिगत जनगणना के साथ साथ अन्य डेटा से समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की नई सूची तैयार करने में मदद मिल सकती है। जनगणना के जातिगत आंकड़ों की मदद से कोटा के भीतर कोटा यानी उप वर्गीकरण व्यवस्था तैयार करना आसान हो सकता है।
इससे आरक्षण के लाभों के अधिक न्याय संगत वितरण को सक्षम बनाया जा सकता है। तीसरा है नीति निर्माण। जातिगत जनगणना के आंकड़े वंचितों और दलितों की जरूरतों एवं मांगों को पूरा करने के लिए अधिक सूचित व साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता प्रदान कर सकते हैं। चलिए खबर को समाप्त करने से पहले भारत में जातिगत गणना का इतिहास भी जान लेते हैं। 1881 से 1931 तक ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यापक जातिगत जनगणना करवाई गई थी। फिर 1951 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सामान्य जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया। केवल अनुसूचित जाति या जनजाति की आबादी की गणना की गई थी। बाद में 1961 में निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसीज की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदान की तथा 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी SECC 2011 जारी की गई, जिसके तहत विविध समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का आयोजन कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के पास मध्यस्थम के निर्णयों यानी आर्बिट्रल अवार्ड्स में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालाराम बनाम ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मामले में उपर्युक्त निर्णय सुनाया। शीर्ष न्यायालय के अनुसार मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णयों को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 34 या 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ये संशोधन कुछ ही परिस्थितियों में किए जा सकते हैं, जैसे जब निर्णयों के वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू किया जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओमने माजूस कॉन्टिनेट इन से माइंस सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका अर्थ है बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है। न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है कि किसी माध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी निहित है। कोई लिपिकीय गणना संबंधी या टंकन संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए तथा कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन करने के लिए लागू किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके भी निर्णयों को संशोधित कर सकता है। हालांकि यह संशोधन मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए तथा संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है। इसी के साथ आइए भारत में मध्यस्थम व्यवस्था यानी आर्बिट्रेशन इन इंडिया को भी समझ लेते हैं। यह विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक उपाय है। इसमें शामिल अन्य दो उपाय सुलह यानी कॉन्सिलिएशन और मध्यस्थता यानी मीडिएशन है। इस व्यवस्था में अदालतों के बाहर विवाद के पक्षकार सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने की निजी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। बात करें इसके महत्व की तो इसमें निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं तथा यह विवाद समाधान की लचीली और त्वरित प्रक्रिया है। इसका कानूनी फ्रेमवर्क देखें तो भारत में मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत इस तरह से विवाद सुलझाए जाते हैं। इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग यानी UNCITRAL के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 के अनुसार बनाया गया है। आपको बता दें कि अधिनियम की धारा 34 क्लॉज 1 के अनुसार मध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है तथा अधिनियम की धारा 37 में यह कहा गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है। खबर के अंत में आइए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव भी समझ लेते हैं। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो यह वाणिज्यिक विवादों में अनुच्छेद 142 की शक्ति की महत्ता को रेखांकित करता है तथा शुरुआत से फिर से मध्यस्थम की प्रक्रिया आरंभ करने से बचाता है। इससे लागत और देरी को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं नकारात्मक प्रभाव में मध्यस्थम मामले में न्यायालयों को अधिक शक्ति मिलने से व्यवसाय जगत के पक्षकार विदेशी मध्यस्थम केंद्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि 1996 के अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम के बीच अंतर नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत की सहायता से फ्यूजन रिएक्टर परियोजना ITER ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। वैज्ञानिकों ने ITER नाभिकीय संलयन परियोजना ITER न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया है। यह सिस्टम ITER के टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा प्रदान करेगा। भारत ने इस परियोजना की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है।
इनमें विशाल क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। आइए पहले टोकामक रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। यह एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है। इसे नाभिकीय संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह पल्स्ड सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर कार्य करता है। इसे पहली बार 1960 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में मैग्नेट फ्यूजन उपकरणों के सबसे आशाजनक मॉडल के रूप में अपनाया गया था। ITER दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक संयंत्र होगा। यह वर्तमान में संचालित सबसे बड़ी टोकामक मशीन जापान की JT60SA से 2 गुने आकार का और उससे 6 गुना प्लाज्मा चैम्बर आयतन वाला होगा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह 30 से अधिक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। यह रिएक्टर दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ITER के सदस्य देशों में चीन, यूरेटॉम के माध्यम से यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि हमारे सूर्य और तारों की ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन पृथ्वी पर पर्याप्त, सुरक्षित और कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में व्यवहारिक है या नहीं। यूरोपीय संघ इस परियोजना का होस्ट होने के नाते इसमें 45% का वित्त पोषण प्रदान करता है, जबकि अन्य प्रत्येक पक्ष 9% का योगदान करता है। वैज्ञानिकों ने लकवाग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली किसी लकवाग्रस्त व्यक्ति को केवल उस गतिविधि की कल्पना करने में सक्षम बनाती है जिसे वह करना चाहता है। इस दौरान सेंसर्स उसके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं और एक AI को प्रशिक्षित करते हैं जो एक रोबोटिक आर्म को संचालित करता है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI के बारे में जानते हैं। यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क संकेतकों को प्राप्त करती है, उनका विश्लेषण करती है और उन्हें इच्छित क्रिया के लिए आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने वाले कमांड्स में बदलती है। खास बात यह है कि यह ना तो आवाज से चालित है और ना ही मांसपेशियों से संचालित होती है। साथ ही यह कोई मस्तिष्क के विचार पढ़ने वाला उपकरण नहीं है। BCI प्रणाली के घटक जाने तो इसमें शामिल है सिग्नल एक्विजिशन। इसमें मस्तिष्क संकेतकों को मापा जाता है जिन्हें डिजिटाइज कर कंप्यूटर को भेजा जाता है। दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन। यह संकेतकों का विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रासंगिक संकेत विशेषताओं जैसे कि व्यक्ति की मंशा को बाहरी सामग्री से अलग किया जाता है। तीसरा घटक है फीचर ट्रांसलेशन एल्गोरिथम। यह आउटपुट डिवाइस के लिए विशेषताओं को उपयुक्त कमांड्स में बदलता है। और आखिर में है डिवाइस आउटपुट। यह लेटर सिलेक्शन, कर्सर कंट्रोल, रोबोटिक आर्म ऑपरेशन आदि के माध्यम से किया जाता है। इसी के साथ आइए BCI के मुख्य उपयोग भी समझ लेते हैं। संचार और नियंत्रण की बात करें तो यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक संचार चैनल प्रदान करता है। चिकित्सा में इसका उपयोग देखें तो यह धूम्रपान, मोशन सिकनेस आदि के निवारण, मस्तिष्क या नींद संबंधी विकार की पहचान एवं निदान तथा उनके स्वास्थ्य लाभ और सुधार आदि में उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं बात करें सुरक्षा और प्रमाणीकरण की तो मस्तिष्क तरंगों की विशिष्टता के आधार पर सुरक्षित पहचान सुनिश्चित करता है, पासवर्ड और बायोमेट्रिक से जुड़ी कमजोरियों को कम करता है। और आखिर में है शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अध्ययन की गई जानकारी व्यक्तिगत अंतरक्रिया आदि की स्पष्टता को निर्धारित करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मानसून की परिवर्तनशीलता से बंगाल की खाड़ी के समुद्री जीवन को खतरा है। बंगाल की खाड़ी पर किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि चरम मानसूनी घटनाओं के कारण समुद्री जीवन के लिए भोजन की उपलब्धता में 50% की गिरावट आई है। यह अध्ययन सदियों से लेकर सहस्त्राब्दियों तक के समय पैमाने पर केंद्रित था। आइए खबर पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है प्लवक यानी प्लैंकटन वृद्धि में कमी। चरम मानसूनी परिस्थितियां समुद्र की गहराई से लेकर उसकी सतह तक पोषक तत्वों से भरपूर जल की ऊर्ध्वाधर गति में बाधा डालती है। इससे प्लवक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्लवकों में पादप प्लवक यानी छोटे पौधे और प्राणी प्लवक यानी कमजोर तैरने वाले जीव शामिल होते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा है समुद्री जैव विविधता को नुकसान। जलवायु परिवर्तन से मत्स्य सहित समुद्री प्रजातियों की विविधता कम हो रही है, इससे खाद्य सुरक्षा को खतरा हो रहा है। तीसरा है पोषक तत्वों की आपूर्ति पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से जल की विविध परतों के मिश्रण पर असर डालने वाली पवन की तीव्रता कम हो सकती है। और चौथा है महासागरीय अम्लीकरण। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के पीएच मान में गिरावट आ रही है। इससे कोरल जैसे जीवों के लिए उनकी संरचनात्मक मजबूती हेतु आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट की उपलब्धता कम हो जाती है। चलिए अब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। वैश्विक पहलू को समझें तो पहला है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS। समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग के लिए कानूनी फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है। दूसरा है जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मारपोल। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पोत परिवहन गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए लागू किया गया है। वहीं अब भारत की पहलों को देखें तो पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो समुद्री वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और प्रबंधन के लिए व्यापक योजना है। आइए खबर को समाप्त करने से पहले समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व जान लेते हैं। पहला है जलवायु विनियमन। महासागर सभी कार्बन उत्सर्जन का लगभग 25% अवशोषित करते हैं। फिर है खाद्य सुरक्षा। समुद्री भोजन प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है। तीसरा है आजीविका। समुद्री संसाधनों के उपयोग से जुड़ी नीली अर्थव्यवस्था तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। और आखिरी है आर्थिक समृद्धि। इसके तहत समुद्री संसाधनों का उपयोग, समुद्री पर्यटन आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रही व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। आदि शंकराचार्य की 4 पंचधातु यानी पंचलोह की प्रतिमाएं उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरमान्य यानी ज्योतिर्मठ में स्थापित की जाएंगी। आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानें तो इनका जन्म 8वीं शताब्दी ईस्वी में केरल के कड़ाड़ी में हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद यानी गैर द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। यह दर्शन ब्रह्म की अद्वैत प्रकृति पर जोर देता है। ब्रह्म परम निराकार वास्तविकता है। इसके अनुसार आत्मा यानी आत्मन ब्रह्म से अलग नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार दुनिया में जो भी भिन्नता या द्वैत दिखाई देता है वह माया यानी भ्रम है, तथा मोक्ष यानी मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचान लेता है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में भक्ति को भी महत्व दिया। उन्होंने देश की 4 दिशाओं में 4 मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और उत्तर में बद्रीनाथ स्थापित किए थे। इनकी साहित्यिक कृतियां देखें तो भज गोविंदम, आत्मशतकम, सौंदर्य लहरी, ब्रह्म सूत्र भाष्य आदि शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP को मंजूरी दी। आपको बता दें कि FRP की घोषणा केंद्र सरकार करती है। भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत खतरनाक कीटनाशक क्लोरपायरिफॉस को सूचीबद्ध करके इसके वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से उपयोग समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाली एक क्रांतिकारी परियोजना सीक्योर ने इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर कार्य करना शुरू किया। यह परियोजना यूनाइटेड किंगडम द्वारा वित्त पोषित है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिदिन थैलेट्स के संपर्क में आने से दिल की बीमारी के कारण दुनिया भर में 3.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह दुनिया भर में दिल की बीमारी से होने वाली मौतों का 13% है। हालिया शोध के अनुसार ब्रह्मांड की मूल प्रकृति को यह जानकर निर्धारित किया जा सकता है कि वह कितना क्लम्पी या सघन है, जिसे S8 के माध्यम से मापा जाता है। S8 ब्रह्मांड में पदार्थों के वितरण में विषमता की एक माप है। शोधकर्ताओं ने उन जीनों की पहचान की है जो ग्रेगर जोहान मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के अंतिम 3 लक्षणों के लिए जिम्मेदार हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित एंसेफेलाइटिस इंटरनेशनल ने एंसेफेलाइटिस और अन्य वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य बीमारियों के बढ़ते खतरे के खिलाफ टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक अभियान शुरू किया। बादामी के चालुक्य राजवंश के विक्रमादित्य प्रथम के समय का एक दुर्लभ अभिलेख कर्नाटक के दावणगेरे जिले के मदापुरा झील में खोजा गया।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।